हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 में बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो चैप्टर है इसमें हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं, दूसरा आज स्टार्ट। इसमें आपको सबसे पहले जो बताया जाएगा आज वो है स्वप्रेरण यानी प्रेरण के बारे में। प्रेरण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दो तरह से हमें मिलते हैं। पहला होता है स्वप्रेरण और दूसरा होता है अन्योन प्रेरण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्व का मतलब खुद के लिए, अन्योन का मतलब अन्य के लिए। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग प्रेरण के बारे में बात करते हैं। अब ये कैसे उत्पन्न किया जाता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण होता क्या है? परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है कि जब हम किसी कुंडली में धारा को प्रवाह करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को बंद करते हैं, तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तब इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब ये है होगा कैसे, पहले ये मान लीजिए आपके पास ये कुंडली है, इस पे आपने ये एक बैटरी लगाई और ये आपने एक रियोस्टेट यानी एक परिवर्ती प्रतिरोध लगाया, साथ में एक कुंजी है और आपने इसको सर्किट को पूरा कर दिया। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बैटरी के धन रूप से जुड़ा है तो धारा की दिशा इधर से होगी, यानी प्रत्येक कुंडली में जो धारा है वो कुछ इस तरह से बहती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन बनने वाली है वो ये बनने वाली है, जब हम इस कुंडली में धारा को प्रवाह करेंगे, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे या धारा को बंद करेंगे, तीनों ही कंडीशन है, तो इसी कुंडली में बहने वाली धारा की विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाह होने लगेगी और तब उस धारा को हम लोग नाम देंगे प्रेरित धारा। क्या नाम देंगे? प्रेरित धारा। ये प्रेरित धारा कब उत्पन्न हो रही है? जब हमने इस कुंडली में धारा को प्रवाह किया, धारा के मान में परिवर्तन किया या धारा को बंद किया। प्रेरित धारा को उत्पन्न हो गई। अब बात करते हैं दिशा। तो जब किसी भी कुंडली में धारा जो है वो बढ़ती हुई दिशा में चलेगी तो हमेशा याद रखना प्रेरित धारा उसके अपोजिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही कंडीशन पलट दी जाए, यानी जो ये धारा है वो कैसी हो, घटती हुई दिशा में हो, अगर यही धारा घटती हुई दिशा में बहे यानी धारा को बंद किया जाए तो जो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा बहने वाली धारा की दिशा में होगी। ठीक है, यानी तब जो ये प्रेरित धारा है ये कब उत्पन्न हो रही है? ये तब उत्पन्न हो रही है जब धारा का मान घट रहा है, और ये कब उत्पन्न हो रही है? जब धारा का मान बढ़ रहा है। किस घटना की बात की हम लोगों ने अभी तक? स्वप्रेरण। किसकी घटना की बात की? स्वप्रेरण। ठीक है, अब बात होगी इसका गुणांक प्राप्त करना। स्वप्रेरण का गुणांक प्राप्त करना। परिभाषा एक बार फिर से समझ लो कि जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाह की जाती है, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है या धारा को बंद किया जाता है तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब एक जरूरी बात कि हमने पढ़ा है कि प्रेरित धारा जो होती है वो क्या करती है, जहां से ये उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उस कारण का ये विरोध करती है। तो देखो, पहली कंडीशन में भी बात समझ में आ रही है कि जो हमारी मुख्य धारा है वो तो सीधे बह रही है, लेकिन प्रेरित धारा उसके विपरीत बह रही है, तो ये उसका विरोध कर रही है। इस वाली कंडीशन में जब हम धारा को बंद कर देंगे, यानी परिपथ में धारा को बंद कर देंगे, तो धारा का मान धीरे धीरे घटने लगेगा। तब जो ये है वो लगातार उसका विरोध करेगी और बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। ठीक है, यानी हम दोनों ही तरह से समझ सकते हैं कि प्रेरित धारा जो है वो परिपथ में बहने वाले धारा की विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। ठीक,
अब पढ़ते हैं स्वप्रेरण गुणांक के बारे में। इसका गुणांक पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा बोर्ड पे अच्छे से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो कुंडली है, उस कुंडली के एक फेरे से बनने वाला जो फ्लक्स है वो φb है। कुंडली के एक फेरे से बनने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, φb है। और इसी तरह से कुंडली में कितने फेरे होंगे, n फेरे होंगे। कितने फेरे होंगे, n फेरे होंगे। तब जो कुंडली में बहने वाली धारा होगी वो धारा I सीधे से इसके कुल चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी यहाँ पर जो भी कुल चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा n φb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी जो भी हमारे पास कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इस कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, अब कहानी यह है कि जैसे अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा वैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, यानी n φb इक्वल क्या आ जाएगा, Li, जहाँ Li जो है वो इसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है। अर्थात यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो आप लेंगे L बराबर n φb अपॉन में क्या आ जाएगा, I। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ L कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, अब एक और फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो स्वप्रेरण निकाला है ये परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न हुआ है। और प्रेरित धारा कहाँ से उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल से। तो ये जो फॉर्मूला है वो प्रेरित धारा के संदर्भ में है, तो लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल से यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट। हमको पता है कि यहाँ पर E बराबर होता है माइनस का n φb या डेल्टा φb अपॉन में क्या होता है, डेल्टा t। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो यहीं पर E बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा कांस्टेंट ले लिया तो n φb अपॉन में क्या आ गया, डेल्टा t। अभी ऊपर देखते हैं कि n φb जो है वो किसके बराबर है, Li के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इक्वल माइनस डेल्टा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, Li और अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा t। तो E इक्वल हमने बना लिया है माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा t, क्योंकि डेल्टा जो चेंज का है यानी परिवर्तन का प्रतीक है। तो L में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन किसमें होना है, धारा में। अब यहाँ से इधर भेजेंगे तो L बराबर आ जाएगा माइनस का E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, किसका है ये फॉर्मूला, ये स्वप्रेरण गुणांक है। ये L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। ये सूत्र किसका है, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ये है विद्युत वाहक बल के संबंध में और ये है बहने वाली धारा के संबंध में। इसमें दो चीजें आपको और बताई जाएंगी, जैसे कि पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वो आता है इसका मात्रक। क्या आता है, मात्रक। मात्रक क्या होता है इसको समझ लें। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। मात्रक कहाँ से निकालेंगे? देखो, सबसे पहली बात आपको बता दें कि इसका जो मात्रक होता है बिल्कुल सिंपल सा होता है। मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है SI पद्धति में हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। यानी इसका मात्रक SI पद्धति में क्या है, हेनरी है। फिर बोलता है अब इसकी विमा ज्ञात करके बताइए।
तो विभव ज्ञात करने के लिए हम अपना ये फॉर्मूला लेते हैं, एल इक्वल क्या आ जाएगा, ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन वाला डेल्टा टी बना दें। यहाँ से अगर मात्रक लिखेंगे तो ये होगा वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर। साधारण सा एक मात्रक हो गया वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर, ठीक है। वोल्ट अपॉन एम्पियर जो होता है वो आपका प्रतिरोध यानी आर भी होता है, तो ओम सेकेंड हम इसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अथवा करके हम यहाँ पर इसकी विमा फाइंड कर रहे हैं, तो एल इक्वल ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू में टी अपॉन क्या आ जाएगा, आई धारा। चलिए अब इसकी करते हैं, डब्ल्यू की क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, समय की क्या होगी टी, पूरे के पावर में आ जाओ, क्यू की क्या होगी 80 और धारा की क्या होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ठीक, और अपॉन वाला क्या आ जाएगा, ए की पावर -2 और टी की पावर -1, ठीक है। तो एल की जो विमा होगी वो होगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -, ठीक। ये किसकी विमा है, स्वाप्रेरण गुणांक की, ठीक है। ये किसका मात्रक है, स्वाप्रेरण गुणांक का। ये किसका फॉर्मूला है, स्वाप्रेरण गुणांक है, ठीक है। बहुत अच्छे से स्क्रीन पाउज करके कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया, चलिए। उसके बाद हम लोग स्वाप्रेरण की कुछ यूजेस पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग कुंडलियों में भी स्वाप्रेरण हम ज्ञात कर सकते हैं। कुंडलियाँ जहाँ पर बनेंगी वहाँ पर स्वाप्रेरण उत्पन्न हो रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक समतल कुंडली है और उस समतल कुंडली के लिए स्वाप्रेरकत्व की गणना करनी है। क्या लिखेंगे, समतल कुंडली के लिए स्वाप्रेरकत्व यानी स्वाप्रेरक गुणांक। तो मान लिया हमारे पास जो समतल कुंडली है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर, माना कि जो समतल कुंडली है उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, और इसमें तार के कैपिटल एन फेरे जो हैं वो लपेटे हुए हैं, ठीक है। जो कुंडली है वो कैसी है, स्मॉल आर त्रिज्या की है, और इसमें जो तार के हैं वो कैपिटल एन फेरे क्या है, लपेटे हुए, ठीक। अब जब इस तार में यानी कुंडली में स्मॉल आई धारा प्रवाह की जाती है तो इसी कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान, ठीक है। तो लिखेंगे स्मॉल आर त्रिज्या की कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू क्या आएगा, μ0/2 इंटू में I या N I अपॉन R, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये है उस कुंडली की केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब बताया जा रहा है कि अगर एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है, तो लिखेंगे प्रत्येक फेरे से बद्ध, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। एक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो फाई बी टी होगा, और फाई बी इज इक्वल टू होगा बी इंटू ए। बी इज इक्वल टू क्या हो गया, μ0/2 इंटू एन आई अपॉन आर, और इंटू में क्या आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब हमें पता है कि कुंडली में कितने फेरे हैं, एन, तो लिखेंगे एन फेरों से
अपॉन आर और इंटू में क्या आ गया ए, जिसे आप क्या लिखेंगे एन फाई बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर आई अपॉन आर इंटू में क्या आ गया ए। इक्वेशन इसे क्या बना लो फर्स्ट। ध्यान सुनो, ये है इस कुंडली के एन फेरों से बनने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स। कुल चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, एक फेरे से कितना फ्लक्स बनेगा, एक फेरे से फ्लक्स बनेगा इतना, और एन फेरों से कितना फ्लक्स बनेगा इतना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पढ़ी है, तो क्या लिखेंगे स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से क्या होता है। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा हमने पढ़ा है एन इंटू फाइव बी इक्वल एल इंटू आई, ठीक है। ये जो है वो समीकरण 1 है और ये हम मान लेंगे समीकरण 2 है। आप देख रहे हैं कि दोनों ही समीकरण आपस में बराबर किए जा सकते हैं ना। क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा L इंटू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में एन स्क्वायर आई अपॉन में आर इंटू में ए, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आई से आई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तब एल बराबर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में एन स्क्वायर ए बाई आर। मान लो अगर आपको ए ना पता हो, आर ही पता हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट कि ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टू एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो एल इक्वल आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 एन स्क्वायर पाई इंटू आर भी आप इसे लिख सकते हैं। समझ में आया। तो एक समतल कुंडली में जो भी बहने वाली प्रेरित धारा होगी उसके लिए स्वप्रेरण का जो गुणांक होगा, जो स्वप्रेरकत्व होगा, वो L बराबर इतना होगा या क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इसे भी कॉपी करो, फिर आगे पढ़ते हैं कुछ अच्छा। कॉपी हो गया। तो जिस तरह से हमने एक समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना की, जिस तरह हमने एक समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना की है, बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब एक लंबी परिनालिका के लिए भी स्वप्रेरकत्व की गणना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। तो मान लिया हमारे पास पुनः एक लंबी परिनालिका है, जिस पर तार के कितने फेरे लपेटे हैं, कैपिटल एन। तार के कितने फेरे लपेटे हैं, कैपिटल एन, और इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एन। तो इसकी प्रत्येक एकांक लंबाई के जो फेरों की संख्या होगी वो कैपिटल एन बाई एन, ठीक है। तब जब इसमें स्मॉल आई धारा प्रवाह की जाती है, तब इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या लिखेंगे परिनालिका में स्मॉल आई धारा प्रवाह करने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो B इक्वल कितना आएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब यहाँ पर आपको पता है स्मॉल एन इक्वल टू
n फेरे हैं तब भी, ठीक है, तब, या पहले तो हम यहाँ पर बात कर लें यदि परिनालिका के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कैपिटल ए कितना है, कैपिटल ए है, तब प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो एक फेरे से जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो बनेगा फाई बी इज इक्वल टू बी ए, बी इज इक्वल टू, चाहे तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल एल बाई एल इंटू में ए। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, यदि प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स फाई बी निकल रहा है तो कितने फेरे हैं, एन, तो लिखेंगे एन फेरों के लिए कुल फ्लक्स, जो भी कुल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, एन फाई बी इक्वल एन म्यू नॉट, ठीक है, एन आई अपॉन में एल इंटू में क्या आएगा ए, ये क्या हो गया समीकरण ए, ठीक है। पुनः हमें पता है वी नो दैट स्वाप्रेरकत्व के सूत्र से क्या होता है, एल आई इक्वल एन फाई बी, ये मान लिया समीकरण। फिर से लिख रहा है कि समीकरण एक और दो आपस में कैसे हैं, बराबर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे एल आई इक्वल, यहाँ पर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा एल, आई से आई क्या हुआ कैंसिल, तो एल बराबर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा एल, ठीक है। तो ये क्या है, इस परिनालिका का स्वप्रेरण है या स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक। बात समझ में आ गई कि नहीं है, ठीक है। तो कॉपी करो इतना, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, ठीक है।